शाम के 6 बज चुके हैं। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी और आपको बता दें कि भारत की बात सुनाने के लिए सिर्फ 2 घंटे का इंतजार है, क्योंकि अब से ठीक 2 घंटे के बाद 8 बजे भारतीय समय के अनुसार संयुक्त राष्ट्र महासभा में संबोधन होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हिंदी में वो भाषण देंगे। लेकिन उसके पहले की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जब 9/11 मेमोरियल पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे तो वहां पर शहीद हुए लोगों को उन्होंने अपनी ओर से श्रद्धांजलि दी। आपको बता दें कि इस हमले में तकरीबन 3000 लोग मारे गए थे और उन सभी के नाम बकायदा वहां की दीवारों पर उकेरे गए हैं। 34 भारतीय भी उनमें से थे, जिनमें से 9 के नाम वहां पर मेमोरियल की दीवारों पर उकेरे गए। उस वक्त की तस्वीरें आपके सामने हैं। प्रधानमंत्री बिल्कुल गंभीर मुद्रा में सफेद रंग के कुर्ते पजामे और ग्रे कलर के शॉल में आपको दिखाई दे रहे हैं। आतंकवाद एक बहुत बड़ा मुद्दा है भारत की ओर से, जिसे हर जगह जहां जहां मौका मिलेगा प्रधानमंत्री मोदी की ओर से उठाया जाएगा। और अब तक जितने दौरे उनके विदेशों में हुए हैं या फिर भारत में भी हमने देखा था, चीन के साथ जब बातचीत हुई थी तो आतंकवाद के मुद्दे को प्रमुखता से उनकी ओर से उठाया गया था। बहुत सब कुछ सीखने की जरूरत है अमेरिका से और उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए प्रधानमंत्री मोदी दिखाई दे रहे हैं। लेकिन इन सबके बीच बड़ी खबर यह भी है, अब से 2 घंटे के बाद संयुक्त राष्ट्र महासभा में उनका संबोधन जो 15 मिनट का होगा, हिंदी में होगा, वो शुरू हो जाएगा। इसी मुद्दे पर हम करेंगे चर्चा की शुरुआत। एक नायक की तरह उभरे हैं अमेरिका में नरेंद्र मोदी। हमारे साथ तमाम खास मेहमान जुड़ चुके हैं। एक बार फिर से उनका परिचय आपसे करवा देती हूं। हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में शिवशंकर मुखर्जी जुड़े हुए हैं, जो कि पूर्व डिप्लोमैट हैं। इसके अलावा डॉक्टर ARM सलीम किदवई जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो कि यूएस एक्सपर्ट हैं। राहुल देव जी हमारे साथ गुड़गांव से मौजूद हैं। सीनियर जर्नलिस्ट दीपक चौरसिया हमारे साथ न्यूयॉर्क से मीडिया सेंटर से मौजूद हैं। अब तो अपने मेहमानों के पास आए, लेकिन सबसे पहले दीपक जी आपका ही रुख करते हुए, चूंकि 2000 में अटल बिहारी वाजपेयी की ओर से भी हिंदी में भाषण दिया गया था संयुक्त राष्ट्र। दीपक चौरसिया हमारे साथ न्यूयॉर्क से मीडिया सेंटर से मौजूद हैं। अब तो अपने मेहमानों के पास आए, लेकिन सबसे पहले दीपक जी आपका ही रुख करते हुए, चूंकि 2000 में अटल बिहारी वाजपेयी की ओर से भी हिंदी में भाषण दिया गया था संयुक्त राष्ट्र महासभा में, उस वक्त में और आज के दिन में कितना अंतर पाते हैं आप? देखिए, उस वक्त भी मैं न्यूयॉर्क में मौजूद था जब 2000 में अटल बिहारी वाजपेयी ने हिंदी में भाषण दिया था, और आज भी मैं न्यूयॉर्क में मौजूद हूं जब एक नया इतिहास रचा जाएगा। पैराडाइम शिफ्ट देखने को मिला है। पहले भारत रशिया के बड़े नजदीक हुआ करता था, लेकिन जब से रशिया का विघटन हुआ है, भारत की जो पॉलिसी है उसमें थोड़ा सा बदलाव आया है। नरसिम्हा राव के वक्त जब ओपन इकोनॉमी शुरू हुई, जब मार्केट खुलने लगे, जब भारत में लिबरलाइजेशन का दौर शुरू हुआ, आर्थिक उदारीकरण का दौर शुरू हुआ, भारत अमेरिका की तरफ थोड़ा झुकने लगा। जब अटल बिहारी वाजपेयी का दौर आया, भारत ने न्यूक्लियर एक्सप्लोजन किया, परमाणु परीक्षण किया, उसके बाद भारत पे तमाम सैंक्शंस लगे, भारत पर आर्थिक प्रतिबंध लगे। आर्थिक प्रतिबंध के उस दौर के बाद भारत और अमेरिका के बीच कई दौर की बातचीत हुई। जसवंत सिंह और स्टुअर्ट टॉलबोट के बीच कई दौर की बातचीत हुई। धीरे धीरे भारत का अमेरिका के प्रति झुकाव बढ़ा, अमेरिका का भारत के प्रति झुकाव बढ़ा। भारत के बाजार को अमेरिका ने बहुत नजदीकी से समझा, और उसी दौर में अटल बिहारी वाजपेयी के दौर में अमेरिका और भारत के संबंध और प्रगाढ़ हुए और मजबूत हुए, और नरेंद्र मोदी उसके सेकंड लेग को, या ये कहें कि उसके दूसरे दौर को और प्रगाढ़ और मजबूत बनाने के लिए यहां पर आए हैं। तो ये पूरा सफर है, जिस सफर को पिछले 10-15 साल में भारत और अमेरिका ने जिया है और मजबूत किया है, और उसी मजबूत को सीमेंट करने के लिए यहां पर नरेंद्र मोदी आए हैं। और यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के अंदर हमें ये पूरी उम्मीद है कि नरेंद्र मोदी का यह भाषण धारा प्रवाह होगा, एक्सटेम्पोर होगा, और जब वो एक्सटेम्पोर बोलते हैं तो पूरे जी जान के साथ बोलते हैं। तो संबंधों के बदलाव, और यूनाइटेड नेशंस में दुनिया की सबसे बड़ी महापंचायत के अंदर दुनिया में जो परिवर्तन आए हैं, कहीं ना कहीं उसका भाव इस भाषण के अंदर देखने को मिला है। और साथ ही साथ भारत और अमेरिका के रिश्तों के अंदर जो गर्माहट आई है और दुनिया के अंदर जो परिवर्तन हुए हैं, उसका भी भाव इस पूरे के पूरे भाषण के अंदर हमको देखने को मिलेगा। चित्रा, बिल्कुल। शिवशंकर मुखर्जी जी, आपसे ये सवाल है, नरेंद्र मोदी जब यूएन महासभा में भाषण दे रहे होंगे, कौन कौन से वो मुद्दे हैं जिनको वो अपने भाषण में शामिल करेंगे? देखिए, जैसे दीपक ने कहा, अभी उन्होंने कुछ मुद्दे सामने रखे जिससे मैं सहमत हूं, लेकिन मेरे ओपिनियन में कुछ न्यूएंसेस इससे अलग होंगे जी। क्योंकि वो संयुक्त राष्ट्र में बोल रहे हैं, वो खास वजन नहीं देंगे सिर्फ भारत और यूएस के बायलैटरल रिलेशंस में। उसके लिए वॉशिंगटन का जो विजिट होगा वो इम्पोर्टेंट होगा।
यहाँ वो 15-20 मिनट में जो भाषण देंगे उसमें बायलैटरल रिलेशन में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। वो मेरे ख्याल से, और मेरा जो तजुर्बा है फॉरेन सर्विस में, वो मल्टीलैटरल इश्यूज, यूनिवर्सल इश्यूज जो ये नहीं था, समझ गया मैं, वो मल्टीलैटरल इश्यूज पे ज्यादा जोर देंगे। जैसे आतंकवाद के बारे में आपने दोहराया और दीपक ने भी दोहराया, उस पे तो बहुत ही कड़ी। अटल बिहारी वाजपेयी के परिप्रेक्ष्य में पूछा था, तो मैंने अटल बिहारी वाजपेयी के परिप्रेक्ष्य में अमेरिका और भारत के रिश्ते किस तरह से बदले हैं और संयुक्त राष्ट्र महासभा के परिप्रेक्ष्य में किस तरह से 10 साल के या 13 साल का जो अंतर है, उस अंतर को मैंने समझाने की सही है। मैं उसके विरोध नहीं बोल रहा था। 2014 के अंदर क्या बदला है, मैं उसको समझा रहा था। जी दीपक जी, समझ गए। वो उसके विरोध में नहीं कह रहा हूं मैं, इनके संयुक्त राष्ट्र के भाषण के बारे में बात कह रहा हूं। तो आतंकवाद के बारे में तो बहुत ही जोर देंगे, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है इस विजिट का और भारत के ओवरऑल पॉलिसी का। बिल्कुल। तो इसीलिए अब ये जो फ्रीडम टावर पे अभी संयुक्त राष्ट्र में प्रवेश करने के पहले ही गए थे, इसका सिग्निफिकेंस यही है। और इस आतंकवाद के खिलाफ अमेरिका से हाथ जोड़ने के लिए भी जरूरी है और पूरे इंटरनेशनल कम्युनिटी को साथ काम करने का बहुत ही जरूरी है। ये वो मेरे ख्याल से बहुत ही जबरदस्ती अंडरलाइन करेंगे। बिल्कुल। बाकी एक नया इकोनॉमिक ऑर्डर की बात करेंगे। अभी उन्होंने ब्रिक्स के समिट में भाग लिया, जिसका मेन सिंबलिज्म यही था कि जो ब्रेटन वुड्स इंस्टीट्यूशंस हैं, डेवलपिंग कंट्रीज को उनसे खास कोई फायदा नहीं हुआ है, और हुआ भी है तो उससे ज्यादा होना चाहिए, उनकी रिफॉर्म होने चाहिए। यूएन रिफॉर्म के बारे में वो जरूर बात करेंगे, खासकर क्योंकि यूएन के सिक्योरिटी काउंसिल जहां रियल पावर है, जनरल असेंबली इज नॉट द पावरफुल बॉडी ऑफ द यूएन। उससे महत्वपूर्ण है, उससे पता चलता है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी में क्या क्या मुद्दे हैं, क्या क्या चीज अलग अलग देश हाईलाइट करना चाहते हैं, लेकिन जो पावर है यूएन का वो है सिक्योरिटी काउंसिल में और खासकर P5 में जो परमानेंट मेंबर्स हैं। तो उसमें रिफॉर्म के बारे में जो 1963 में जो एक कदम लिया गया था थोड़ा बड़ा, उसको बढ़ाने का नॉन परमानेंट मेंबर्स से, वो काफी नहीं है। आज की दुनिया 1945 की दुनिया से बिल्कुल बदल चुकी है। मतलब स्थायी सदस्यता के लिए भारत की ओर से वो भी वीटो के साथ और नरेंद्र मोदी इसको बहुत प्रमुखता से उठाएंगे। मैं आती हूं सर आपके पास। डॉक्टर किदवई, आपको किस तरह की उम्मीदें हैं? देखिए, जैसा इन्होंने कहा कि हमको कंफ्यूज नहीं करना चाहिए। इंडो यूएस रिलेशंस की जो बात है वो कल से शुरू होगी, जब वाशिंगटन में शुरू होगी, जब ओबामा से बात होगी। ये यूनाइटेड नेशंस की स्पीच है जिसमें सारी दुनिया को वो एड्रेस करेंगे हमारे प्रधानमंत्री, और उसमें जैसा कि अभी इन्होंने कुछ इश्यूज के बारे में बात की, जो टेररिज्म है सबसे इम्पोर्टेंट इश्यू है, इसमें पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी का स्टेक है, कोई हिंदुस्तान का या अमेरिका का मामला नहीं है, बल्कि सभी को इससे तकलीफ है। तो उसके ऊपर बात करनी है, क्लाइमेट चेंज पर बात करनी है, और इस तरह के बहुत से इश्यूज हैं जिससे पूरी दुनिया अफेक्ट हो रही है, उनके बारे में बात करनी है। और मैं समझता हूं कि कुछ मैंने सुना कि नवाज शरीफ साहब ने कश्मीर का जिक्र छेड़ा अपनी स्पीच में, और हमारे प्रधानमंत्री को भी उसका जवाब देना चाहिए। तो जहां तक मेरी राय है, मैं समझता हूं कि अगर स्टेट्समैनशिप का जो तकाजा है वो ये है कि इस स्पीच में बायलैटरल इश्यूज के बारे में बात नहीं करना चाहिए। वो नहीं देंगे जवाब, इस तरह की खबर अभी तक सामने आई। अगर है तो बहुत अच्छी बात है, मैं समझता हूं कि उनको नहीं करना चाहिए। और बाकी क्या कहेंगे ये तो अब जब कहेंगे तो मुझे पता नहीं कि वो क्या कहेंगे। बिल्कुल, बाकी क्या कहेंगे जब कहेंगे। आपको जुड़ना चाहते थे जल्दी से सर, तो राहुल ये जो इन्होंने सही जिक्र किया, नवाज शरीफ का जो भाषण था जी, उसमें मेरे ख्याल से आम ओपिनियन तो यही है कि हर साल वो ग्रामोफोन रिकॉर्ड जब सुई पर रुक जाता है, उसी तरह से पाकिस्तान से जो भी आते हैं प्रधानमंत्री या उनके रिप्रेजेंटेटिव, ये तो बात उठाते ही हैं। और इसको 193 सदस्य जो हैं संयुक्त राष्ट्र से, एक कान से सुनते हैं दूसरे कान से निकाल देते, किसी को इसमें रुचि नहीं है। तो आम ओपिनियन यही है कि हमारे प्रधानमंत्री को भी इसको टोटली इग्नोर करना चाहिए। परंतु क्योंकि भारतवर्ष में हमारी मीडिया जो है बहुत ही वाइब्रेंट है, बहुत ही विकसित है, अगर वो ना कहें कुछ तो फिर बात उनके जो क्रिटिक्स हैं वो कहेंगे कि देखिए वो नवाज शरीफ गाली लगा के चले गया, आपने कुछ नहीं बोला, और बोलेंगे तो कहेंगे आपने इग्नोर नहीं किया। नहीं, तो माना जा रहा है कि किसी अधिकारी की ओर से जवाब दिया जाएगा, लेकिन प्रधानमंत्री अपनी बातों में अगर उसको शामिल कर लेंगे तो शायद पाकिस्तान को लगेगा कि हमें उन्होंने महत्वपूर्ण मान लिया है। शायद करें, शायद ना करें। बिल्कुल, शायद आपने जरूर लगा दिया, और शायद क्या होता है ये 2 घंटे में पता भी चल जाएगा। बस कुछ देर का और इंतजार। राहुल तेजवी, लेकिन यहाँ पर आपसे जानना चाहेंगे, संयुक्त राष्ट्र महासभा में मोदी को 193 सदस्य देशों के लोग वहां पर सुनेंगे,
आपको किस तरह की उम्मीदें हैं? कौन कौन से वो मुद्दे होंगे जिसको प्रधानमंत्री आज अपने 15 मिनट के भाषण में वहां उठाएंगे? देखिए, जैसा हमारे दोनों मित्रों ने अभी तक कहा है, मैं भी ये मानता हूं कि ये वैश्विक मंच है और उसमें वो वैश्विक मुद्दों तक ही अपने को सीमित रखेंगे। जी। जो एक नई दुनिया बन रही है, एक नई वैश्विक व्यवस्था बन रही है, वो आर्थिक भी है और जो राजनीतिक व्यवस्था भी बन रही है, जो नई वैश्विक चुनौतियां दुनिया के सामने हैं, आतंकवाद जिनमें एक प्रमुख है, जलवायु परिवर्तन भी प्रमुख है, इन दोनों पर वो निश्चित रूप से कुछ कहेंगे। और ये लगभग पक्का है कि चूंकि वो पिछली जलवायु परिवर्तन की बैठक में शामिल नहीं हुए थे, इसलिए संयुक्त राष्ट्र संघ भी और दुनिया भी उम्मीद कर रहा है कि वो अपने इस भाषण में भारत की स्थिति उस पर स्पष्ट करेंगे। मुझे लगता है कि वो जो नया भारत उभरा है उसकी बात भी करेंगे जी। और ये नया भारत जिसके वो प्रतिनिधि हैं, वो इस नई उभरती विश्व व्यवस्था से किस तरह मिलना चाहता है, उससे जुड़ना चाहता है, उसमें योगदान देना चाहता है, इस तरह की वो बातें कहेंगे जिससे भारत की भविष्य में भूमिका और भारत की वैश्विक भूमिका का एक चित्र दुनिया के सामने आए, देशों के सामने आए और भारत को एक पहले से ज्यादा गंभीर, समझदार और महत्वपूर्ण, शक्तिशाली वैश्विक भागीदार के रूप में लोग देखें, दुनिया देखे और उसके दुनिया के देश देखें, संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य देखें। ये कोशिश उनकी होगी। मुझे ये भी लगता है कि वो पाकिस्तान का और नवाज शरीफ की चुनौती का जिक्र और जवाब इस भाषण में नहीं देंगे। ये भी अपनी तरह का एक जवाब है। बिल्कुल। और मुझे नहीं लगता, मैं बिल्कुल नहीं मानता कि वो इस मंच से नवाज शरीफ की चुनौती का जवाब देंगे। चलिए, महत्वपूर्ण बातें आपकी ओर से कही गई हैं। हमारे साथ आलोक मेहता जी भी जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार, न्यूयॉर्क से हमारे साथ दीपक जी जुड़े हुए हैं। इन सभी से हम बातचीत करेंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुकेंगे, लेकिन बड़ा सवाल यही है, अमेरिका में नरेंद्र मोदी के जादू का राज क्या है, बताएंगे आगे। संयुक्त राष्ट्र में जब 2 घंटे से भी कम का वक्त रह गया है, जब भारत की बात सुनाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आएंगे। 15 मिनट का उनका हिंदी में भाषण होगा और माना यही जा रहा है कि जोरदार तरीके से उन तमाम मुद्दों को जिससे भारत जूझता रहा है या वैश्विक पटल पर भारत की मुख्य भूमिका किन किन रूपों में हो सकती है, उसको रखते हुए प्रधानमंत्री हमें दिखाई देंगे। तमाम खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं और यहां पर महत्वपूर्ण सवाल आलोक मेहता जी वही राहुल देव जी ने जिसे छोड़ा था, पाकिस्तान को लेकर है। कल हमने देखा पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की ओर से जब कश्मीर मुद्दे को लेकर बातें कही जा रही थी, उनकी बॉडी लैंग्वेज कितनी खुद से हताशा से भरी हुई थी और उस चीज का उन्होंने जिक्र जरूर किया है, लेकिन माना यही जा रहा है कि मोदी की ओर से उन मुद्दों को नहीं छुआ जाएगा अपने भाषण में। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान ने पहली बार, हम लोगों ने कितने ही पाकिस्तान न्यूयॉर्क में जाकर के भी देखा, जब यूएन के असेंबली के समय में कई बार कवर करने जब गए हैं, कभी ऐसा पाकिस्तान के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इवन जनरल मुशर्रफ तो कई बार जिक्र भी उसका नहीं करते थे। लेकिन ऐसा लगता था कि इस बार किसी सेनाध्यक्ष ने लिख करके, आईएसआई के किसी एजेंट ने लिख करके उन्हें दे दिया, नवाज शरीफ पढ़ रहे हैं। लेकिन जहां तक उनके जवाब का सवाल है, मैं इस बात से सहमत हूं, कश्मीर का जिक्र तो अभी हमारे प्रधानमंत्री करते नहीं, वहां पर हम उनसे कोई रियायत नहीं चाहते, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का कोई हस्तक्षेप नहीं चाहते। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुझे ऐसा विश्वास है कि वो आतंकवाद के मुद्दे पर, चूंकि सारी दुनिया इससे चाहती है और किस तरह से ओसामा बिन लादेन पर अमेरिका खुद ने कार्रवाई की थी, इसलिए इस बहाने मैंने उसका जिक्र करते हुए कि आतंकवाद की अंतर्राष्ट्रीय लड़ाई में किस तरह से भारत भी प्रभावित है, ये अपने आप में दर्शाएगा कि कैसे घुसपैठ पाकिस्तान की तरफ से हो रही है। तो करारा जवाब इस बात का होगा, जो जम्मू कश्मीर जहां चुनाव होते रहे हैं, यदि उसका जिक्र करना कोई बात ही नहीं है, वो हमारा नेशनल मुद्दा है कि जम्मू कश्मीर में इतने शांति से चुनाव संपन्न होते हैं और वहां पर आतंकवादियों के हमले से, भारत पर आतंकवादी हमले से, जिस समय अमेरिका और यूरोपीय देश किस तरह से इराक में आतंकवाद को खत्म करने या उस एरिया में ऐसे आतंकवादी गतिविधियों को रोकने में लगे हुए हैं, तो ऐसी स्थिति में भारत तो वर्षों से लड़ रहा है। इसमें अंतर्राष्ट्रीय समुदाय, जैसे उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से कहा कश्मीर में मदद करिए, हम कह रहे हैं कि भारत जिस आतंकवाद से लड़ रहा है उसमें तभी भारत आगे भी सहयोग देगा जब भारत का भी वो लोग सहायता करें। तो मुझे लगता है ये करारा जवाब होगा यदि कटघरे में नवाज शरीफ ही नहीं, पूरा पाकिस्तान के जो ऐसे गतिविधि वाले लोग हैं, जो आतंकवादी गुट हैं, हाफिज सईद का मामला है, उसको आज तक देने में, उसके ऊपर कार्रवाई करने में पाकिस्तान अपने यहाँ कार्रवाई नहीं करता। वो तो और पाकिस्तान कहता क्या है कि हम आतंकवाद से प्रभावित है। ये बड़ी हास्यास्पद बात है, जिसको वो लश्कर तोयबा को पालता है, अलकायदा को पालता है, सारे ओसामा बिन लादेन को देता है, दाऊद इब्राहिम को घर में रखता है। वक्त की कमी है, एक बार सीधे न्यूयॉर्क चलते हैं, चूंकि 1 घंटे और तकरीबन माना यही जा सकता है कि 40 मिनट का वक्त रह गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण को शुरू होने में। ऐसे में उम्मीदें किस तरह की रखी जाएं, दीपक जी?
उम्मीद ये होनी चाहिए कि नरेंद्र मोदी जब अपना भाषण दे तो उनका जादू उसी तरह से चले जिस तरह से 15 अगस्त का उन्होंने भाषण दिया था। उनके इस भाषण से बहुत उम्मीदें हैं। मेरे ख्याल से जितनी भी इंडियन अमेरिकन कम्युनिटी है वो यहाँ पर मेडिसन स्क्वायर के भाषण से पहले ऑनलाइन उनका यूएन का भाषण भी सुनने वाली है। सभी लोग उनके इस भाषण का इंतजार कर रहे हैं और उन्हें खुशी इस बात की है कि जैसे कि हमें संकेत मिले हैं, सूत्रों से जानकारी मिली है कि प्रधानमंत्री अपना भाषण हिंदी में देंगे। लगभग 15 से 20 मिनट का यह भाषण होगा। तो सब टकटकी लगाए बैठे हैं कि प्रधानमंत्री जब ये भाषण देते हैं तो किन मुद्दों पर बात करते हैं और किस ढंग से बात करते हैं, उनकी बॉडी लैंग्वेज क्या होती है, वो क्या कपड़े पहन के भाषण देते हैं, क्योंकि उनका स्टाइल स्टेटमेंट होगा कि यूएन के अंदर वो क्या ड्रेस पहनकर जाते हैं। इस पर भी सबकी नजरें लगी हुई हैं, क्योंकि सुबह तो उन्होंने कुर्ता पैजामा पहना था, अब कौन सी कपड़े वो चेंज करते हैं, इस पर भी सबकी निगाहें लगी हुई हैं। चित्रा, चलिए दोबारा भी हम आपके पास लौट कर आएंगे और अपने तमाम मेहमानों का फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। तो बस कुछ देर का और इंतजार, लगभग 1 घंटे 40 मिनट के बाद संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में होगा। नरेंद्र मोदी का भाषण सुनाएंगे आपको। फिलहाल